जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का टॉपिक हमारे 3 चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें हमने पार्टनरशिप के एसेंशियल्स पढ़े, पार्टनर्स की टाइप्स पढ़ी, पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़े। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली पार्टनर्स के जो आपस के राइट्स और ड्यूटीज होते हैं ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 खास तौर पे जो आज का लेक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। इसमें से अक्सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अटेंटिव होके सुनिएगा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 में। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जो कि ये कंसेप्ट केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम कंसेप्ट है। इसमें स्टडी क्या करेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर के आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। देखिए, एक होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ जो राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज हैं वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि क्या डिस्कस कर रहे हैं? पार्टनर्स के आपस के, यानी पार्टनर्स का इंटरनल जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसमें हर पार्टनर के दूसरे के ऊपर क्या राइट्स हैं और क्या उसकी ड्यूटीज हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज, लेकिन पार्टनर की एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसमें राइट्स को स्टडी करेंगे पहले हम, फिर हम स्टडी करेंगे ड्यूटीज को। पहले राइट और फिर इसके बाद ड्यूटीज को। ड्यूटीज दो तरह से उसने क्लासिफाई की है, एक एब्सोल्यूट ड्यूटीज और एक क्वालिफाइड ड्यूटीज। यानी एब्सोल्यूट ड्यूटीज वो हैं जो कि पार्टनर्स अगर चाहें भी चेंज नहीं कर सकते, और क्वालिफाइड ड्यूटीज वो हैं जो अगर पार्टनर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, राइट्स की तरफ चलने से पहले मैं एक बेसिक असूल आपको बता दूं कि कंसेप्ट का, पार्टनरशिप में कंसेप्ट का असूल क्या है। पार्टनरशिप पे जो लॉ एप्लीकेबल है उसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज डिस्कस किए गए हैं। बेसिकली आज जो हम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ने जा रहे हैं ये वही राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में डिस्कस हुए हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो एग्रीमेंट के जरिए से भी राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। भैया बात समझ आए? यानी एक तो राइट्स एंड ड्यूटीज सारी कहां लिखी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनर्स अगर चाहें तो एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड है, इसमें भी राइट्स एंड ड्यूटीज लिख सकते हैं। वो चाहे तो एज इट इज वही राइट्स एंड ड्यूटीज लिख दें जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई हैं, और चाहे तो चेंज कर दें। जैसे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चाहे किसी का कैपिटल कम है चाहे किसी का कैपिटल ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स की प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। पार्टनर्स अगर चाहें तो आपस में एग्रीमेंट करते हुए एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस चीज में, क्यों कह सकते हैं इक्वल नहीं होगी, एक का शेयर होगा 40%, दूसरे का होगा 60%। पार्टनरशिप एक्ट इसकी इजाजत देता है। यानी जब पार्टनरशिप ने एक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी गई तो नीचे एक लाइन लिखी गई, क्या कि अगर पार्टनर चाहें तो आपस में एग्रीमेंट के जरिए से इन राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो कि चेंज नहीं होंगे, वो एग्रीमेंट करके भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लें कि कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, तो लॉ ने कहा नहीं, मैंने कह दिया जब सब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज सारी लिखी पार्टनरशिप एक्ट में है। आप कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज को एग्रीमेंट के जरिए से चेंज कर सकते हैं, कुछ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको चेंज कर सकते हैं उनको उसने नाम दिया क्वालिफाइड का, और जिनको चेंज नहीं कर सकते उनको नाम दिया एब्सोल्यूट का। तो कुछ ड्यूटीज एब्सोल्यूट हैं, कुछ ड्यूटीज क्वालिफाइड है। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि जो हम ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स का, ये पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है और पार्टनर्स आपस में एग्री भी कर सकते हैं।
अगर पार्टनर्स आपस में एग्री कर लें तो फिर वो अप्लाई होगा जो एग्री किया हुआ है, और अगर एग्री नहीं किया हुआ तो वो अप्लाई होगा जो पार्टनरशिप में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पार्टनर एग्री करके भी चेंज कर सकते, एग्री करके भी चेंज नहीं कर सकते, वो वही अप्लाई होंगी जो पार्टनरशिप में लिखी हुई है। यानी कुछ चीजों को पार्टनरशिप एक्ट ने फिक्स कर दिया, इनको चेंज नहीं कर सकते। बाकियों को उसने कहा ये भी मैं लिख देता हूं, अगर आप इनको चेंज करना चाहो तो कर लो, नहीं चेंज करना तो एज इट इज अप्लाई हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक, चलिए। तो अक्सर यहां पे लिखा होगा कि पार्टनर का राइट ये है, आगे लिखा होगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसका मतलब क्या? अनलेस अदरवाइज एग्रीड के चाहे तो एग्री करके चेंज कोई और कर सकते हैं, और अगर एग्री नहीं करते कुछ और तो फिर ये अप्लाई होगा। अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब समझ आया कि नहीं? ये बार बार अल्फाज आएंगे, तो बताइए क्या मतलब है अनलेस एग्रीड अदरवाइज का? आप बताइए। अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब क्या है? कि ये चीज पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है, लेकिन अगर पार्टनर इसको एग्रीमेंट करके चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर चेंज किया तो चेंज वाला वर्जन अप्लाई होगा, चेंज नहीं किया तो ये अप्लाई होगा। भाई अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब समझ आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जहां पे ना ये जो फ्रंट पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जहां पे अनलेस एग्रीड अदरवाइज का लफ्ज आया तो आपने मुझे बता देना है कि सर इस कंसेप्ट में, ठीक है? फिर वहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है। आपने मुझे एक दफा ओके कर दिया कि मतलब समझ आ गया, ठीक है? अच्छा, ये हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। वैसे तो एक लेक्चर में भी पढ़ाई जा सकते हैं, लेकिन चूंकि केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है तो मैं साथ साथ केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये एक नहीं दो लेक्चर में कवर करवाऊंगा, लेकिन बेफिक्र हो जाएं, हमारे पास सफिशिएंट लेक्चर मौजूद हैं, ठीक है? हमारे चैप्टर्स कितने हैं टोटल? 18 है, और अभी 11 चैप्टर्स हो गए, बाकी सिर्फ 7 रह गए हैं, जबकि तकरीबन आधा सेशन हमारा बाकी है, कमोबेश आधे से थोड़ा सा कम है, लेकिन तकरीबन आधा, ठीक है? कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर फिर भी हम सभी मतलब कंफर्टेबल पोजीशन पे, बेफिक्र। तो अगर इसको एक ही बजाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं 2 लेक्चर में कवर कर दें, कोई हर्ज नहीं। स्टार्ट करें जी। अच्छा, मुझे बताइए, पार्टनर्स के एक दूसरे के ऊपर कोई राइट्स एंड ड्यूटीज हैं? हकूक और फराइज हैं पार्टनर्स के एक दूसरे के ऊपर? बिल्कुल हैं। राइट्स भी पढ़ेंगे, ड्यूटीज भी पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़े? राइट्स पढ़ लेते हैं। हकूक क्या है? सबसे पहला राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, चाहे कैपिटल कम है, चाहे कैपिटल ज्यादा, चाहे कैपिटल है ही नहीं, चाहे कैपिटल है ही नहीं, लेकिन हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। बिजनेस में जब फैसले किए जाएं उसका भी मशवरा लिया जाए, उसका भी मशवरा राइट हर एक का है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है अनलेस एग्रीड अदरवाइज। इसका मतलब क्या? अगर कोई पार्टनर कहे ना 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 ना, मैंने तो बनना है स्लीपिंग पार्टनर, मैं पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पार्टिसिपेट? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है? तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि हर पार्टनर का राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन अगर कोई पार्टनर चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टिसिपेशन ना करे। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर, और एक एग्जांपल है साइलेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और साइलेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर और साइलेंट पार्टनर में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी क्या है? दोनों बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करते। और डिफरेंस क्या है? स्लीपिंग पार्टनर के बारे में कोई नहीं जानता कि ये भी पार्टनर है, साइलेंट के बारे में लोग जानते हैं। स्लीपिंग अगर रिटायर हो तो नोटिस देना लाजमी है, और एक्टिव पार्टनर रिटायर हो तो अगर नहीं नोटिस देता, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? पार्टनर बाय स्टॉपल का। शाबाश शाबाश, भाने से हमारी कंसेप्ट की रिवीजन हो गई। ये क्लियर? आगे चलते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर का राइट है कि उससे मशवरा लिया जाए, बिजनेस मामलात उसे कंसल्ट किए जाएं। देखिए, पार्टनर मशवरा दे सकता है, हर फैसला नहीं, फैसला नहीं। पूछना लाजिम है हर पार्टनर से कि भाईजान ये मसला है, बताइए लोन लेके ना ले। फैसला मेजोरिटी की बेस पे होगा, फैसला मेजोरिटी की बेस पे होगा। कंसल्ट हर एक को किया जाएगा, डिसीजन मेजोरिटी की बेस पे होगा। अच्छा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, कुछ फैसले ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं, उनमें डिसीजन
100% की बेस पे होगा, यानी सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे, सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो वो काम किया जाएगा, वरना काम नहीं किया जाएगा। फिर से सुन लें, राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है? हर पार्टनर से मशवरा लिया जाएगा, लेकिन फैसला किस बेस पे होगा? नॉर्मली मेजोरिटी की बेस पे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें फैसला 100% की ऑल पार्टनर की कंसेंट होगी तो फिर होगा, वरना नहीं होगा। आप बता सकते हैं अभी तक? हमने भी ऐसे माइनर को अगर एडमिट करना है इनटू बेनिफिट्स, सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो फिर होगा, वरना नहीं। या इससे भी आसान एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करना है किसी पार्टनर ने, सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तो ट्रांसफर करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, सब पार्टनर और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है। हाँ, पार्टनरशिप खत्म करनी हो, नया पार्टनर आना है ना, उसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। पार्टनरशिप खत्म करनी हो, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? हाँ, पार्टनरशिप एट विल है कि पर्टिकुलर है? पार्टनरशिप एट विल है तो सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी नहीं है, एक ही पार्टनर नोटिस देके डिसॉल्व कर सकता है हमको। लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है फिर आपकी बात ठीक है, फिर सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी होगी। तो ये दूसरा कंसेप्ट समझ आ गया आपको, राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्ट हर पार्टनर को किया जाएगा, फैसला मेजोरिटी की बेस पे होगा। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो फिर किए जाएंगे, वरना नहीं। 3 फैसले ऐसे बताए भाई। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी क्लियर, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड भी, इसमें सरसरी कंसेप्ट क्या है? राइट टू टेक, हर पार्टनर का राइट है। और इसमें अंदर का कंसेप्ट क्या है? डिटेल वाला, अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो स्लीपिंग भी बन सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, ऊपर वाला कंसेप्ट क्या है? हर एक से कंसल्टेशन ली जाएगी। और केस स्टडी का कंसेप्ट क्या है? डिसीजन मेजॉरिटी की बेस पे होंगे, लेकिन कुछ डिसीजन है 100% पार्टनर की कंसेंट से होंगे। चलिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए। सर, लेकिन जो एक्टिव पार्टनर होता है वो बिजनेस के डिसीजंस लेता है, लेकिन वो कंसल्ट नहीं करता बाकी स्लीपिंग पार्टनर से। हाँ, यहाँ पे राइट टू टेक पार्ट का मतलब, अब इसमें अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है तो जाहिर है फिर उससे कंसल्ट नहीं किया जाएगा। अगर उससे भी कंसल्ट किया जाए तो फिर वो स्लीपिंग किस चीज का है? स्लीपिंग। जब पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हो गया कि ए बी सी एक्टिव पार्टनर होंगे, डी स्लीपिंग पार्टनर होगा, तो फिर इसका मतलब यह है अब जो फैसले डिसीजन मेकिंग होनी है वो ए बी और सी से पूछ के होनी है, डी से पूछ के नहीं होनी। उसने तो पहले कह दिया मैं बिजनेस में, उसने कहा मैं इसलिए तो कहा कि तुम रोज रोज मुझे डिस्टर्ब ना करो, तो बार बार कॉल ना करो, जो तुम मुनासिब समझते हो कर लो। जी जी बिल्कुल, कोई भी फैसला कर दे, स्लीपिंग हो गया ना पार्टनर, वो डिसीजन मेकिंग से आउट हो गया, पार्टिसिपेशन से आउट हो गया। आगे चलते हैं, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स और अकाउंट्स। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों में फर्क बताना चाहता हूं, बुक्स और अकाउंट्स में। अकाउंट्स पुरानी टर्म है, इसका नया नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन चूंकि पार्टनरशिप एक्ट पुराना है तो उसमें चेंजेस अभी रिवाइज नहीं हुआ, ना करीब रिवाइज होने का कोई चांस है, तो उसमें लफ्ज अकाउंट्स ही चला। बुक्स का मतलब होता है टी अकाउंट्स, जर्नल लेजर ट्रायल। अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग साइकिल, उसमें पढ़ा है जर्नल लेजर ट्रायल, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह। तो जो जर्नल लेजर ट्रायल ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं बुक्स, बुक्स बुक्स बुक्स। और जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वाला हिस्सा है इसे कहते हैं अकाउंट्स, और नया नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे क्या कह रहा है? राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स और अकाउंट। हर पार्टनर का राइट है कि वो अगर अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहे अकाउंट्स को देख सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहे, हर पार्टनर का राइट है अकाउंट्स को देखना चाहे अकाउंट्स को देख सकता है, बुक्स को देख सकता है। ये तो हुआ बजाहिर कंसेप्ट। अब डीप कंसेप्ट क्या है इसमें? डीप कंसेप्ट क्या है इसमें? डीप कंसेप्ट ये है कि क्या ये वाला राइट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और माइनर को भी अवेलेबल है कि नहीं? शाबाश, इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? पार्टनर नहीं है। ये याद रखिएगा, जब ट्रांसफर और माइनर वाला कंसेप्ट आएगा ना, उसमें ये बुक्स और अकाउंट्स वाला चीज उधर भी डिस्कस हो रही होगी, तो उधर मैं आपको याद कराऊंगा। आप कहेंगे सर ये अकाउंट्स क्यों नहीं देख सकते? तो पार्टनर नहीं है, राइट तो पार्टनर के पास है। आगे चलते हैं।
हाँ, स्लीपिंग पार्टनर के पास भी राइट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो डिसीजन मेकिंग में सब पार्ट, भाई ट्रांसफरी ही सब पार्टनर होता है, अभी समझा गया। ट्रांसफरी और सब पार्टनर एक ही चीज है। नहीं, राइट्स में एब्सोल्यूट नहीं, असल में ना राइट में क्वालिफाइड और एब्सोल्यूट की बाइफर्केशन नहीं है, ड्यूटीज में है। राइट में इसलिए नहीं है, राइट का मतलब है चाहे आप ये काम करें या ना करें, जो चीज आपका राइट है ना, चाहे करें चाहे ना करें, वो अंडरस्टूड है, नहीं करना चाहते ना करें। ड्यूटीज का मतलब होता है लाजमी ये काम करना है, लाजमी। तो ड्यूटीज में उन्होंने बताया कि कुछ को चेंज कर सकते हैं, कुछ को नहीं। राइट को तो हर एक को जब चेंज करना है, कोई पार्टनर कहता है नहीं मैंने ये काम करना, तो ना करे। राइट में बाय डिफॉल्ट सारे राइट्स क्वालिफाइड है। इन शॉर्ट, बाय डिफॉल्ट सारे राइट्स, क्योंकि राइट का मतलब यही है चाहे आप इस चीज के ऊपर अमल करें चाहे ना करें, राइट। ड्यूटीज के ऊपर लाजमी अमल करना। फिर राइट टू शेयर, अच्छा इसमें बुक में कोई पॉइंट तो नहीं ऐसा जो रह गया हो, सारे अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ना असल में कंसेप्ट ज्यादा है, हर एक के अंदर कुछ चीजें हैं जो मेरे जहन में आ रही है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मैं भी कोई एक आधी चीज रह जाए तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वो केस स्टडी में टेस्ट हो सकती है। केस स्टडी पॉइंट जो बताया बहुत है। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, पार्टनर्स का राइट है। अच्छा आप जरा सुनिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग का मतलब हो रहा है, लायबिलिटी शेयरिंग का मतलब हो रहा है। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोग प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे हों, सॉरी कुछ लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हो लॉस ना कर रहे हो? पॉसिबल है? yes, इसका मतलब प्रॉफिट रेशियो लगा, लॉस शेयरिंग रेशियो लगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं लॉस नहीं कर रहे? अच्छा पॉसिबल है लॉस शेयर नहीं कर रहे, लायबिलिटी शेयर कर रहे हैं। लायबिलिटी हर पार्टनर शेयर करेगा। ऐसा तो पॉसिबल है कि कुछ लोग लॉस शेयर ना करें, कुछ पार्टनर लॉस शेयर ना करें, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि लायबिलिटी शेयर ना करें। लायबिलिटी हर पार्टनर शेयर करेगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। मेन हेडिंग हमारी क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। एक पार्टनर का, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर आपस में शेयरिंग रेशियो एग्री करना चाहें कोई भी कर सकते हैं। अगर शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की तो इक्वल होगी सबकी, सारे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल। हाँ अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे बताइए, दो पार्टनर हैं ए और बी, एक ने 10 लाख रुपया लगाया, बी ने 20 लाख रुपया लगाया, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 1:2 या इक्वल? 1:2। याद रखे रेशो अगर मेंशन नहीं है तो इक्वल होती है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती। कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग कंसेप्ट है, चाहे कोई करे चाहे कोई ना करे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग कंसेप्ट है। एक गलत स्टूडेंट चीज समझ रहे होते हैं कि अगर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं ना दी हुई तो जिसका जितना कैपिटल है उस लिहाज से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। ये कंसेप्ट गलत है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दी हुई, वो इक्वल। किसी केस स्टडी में अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो नहीं देता तो वो क्या होगी? इक्वल होगी। कैपिटल इररेलेवेंट है, कैपिटल इररेलेवेंट। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो मेन कंसेप्ट क्या हुआ? सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर पार्टनर ने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की तो क्या रेशियो होगी? इक्वली। अच्छा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री की, लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की तो जो जिस रेशियो से प्रॉफिट शेयर हो रहा है उसी से लॉस होगा। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री की, लायबिलिटी शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की, वो सबकी अनलिमिटेड होगी। शाबाश शाबाश। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर पार्टनर आपस में एग्री करें तो डिफरेंट रेशियो कर सकते हैं, वरना नॉर्मली क्या होगा? इक्वल। ये कंसेप्ट समझ आ गया? ठीक है, ठीक। इसमें मेन कंसेप्ट तो जो बाहिर कंसेप्ट है वो तो इतना ही है कि सारे पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन डीप कंसेप्ट इसमें और क्या छुपे हुए हैं कि डिफरेंट रेशियो एग्री करना चाहे डिफरेंट रेशियो भी एग्री कर सकते हैं। अगर रेशियो मेंशन नहीं है केस स्टडी में तो इक्वल होगी, कैपिटल की रेशियो से नहीं करेंगे। और अगर प्रॉफिट, अगर कुछ भी रेशियो मेंशन नहीं है तो वो इक्वल है, और अगर रेशियो मेंशन है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर प्रॉफिट की रेशियो मेंशन है लॉस की नहीं तो जो प्रॉफिट की रेशियो होगी वही होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो केस स्टडी में आपसे पूछेगा कि एक केस स्टडी में 3 पार्टनर है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री की 30-30 40%, लॉस आ गया, उन्होंने कहा लॉस तो हमने एग्री किया ही नहीं था, हम सारे ही पार्टनर्स इन प्रॉफिट हैं। ऐसा पॉसिबल है?
नहीं 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 नहीं, एक आधा पार्टनर प्रॉफिट ओनली हो सकता है, सारे तो नहीं, सारे पार्टनर प्रॉफिट तो लॉस किसने दे, पब्लिक ने, पब्लिक अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। तो इसीलिए अगर लॉस शेयरिंग रेशो ना दी हुई, आपने ये नहीं अज्यूम करना कि किसी को भी लॉस नहीं मिलेगा, आपने अज्यूम करना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही लॉस की शेयरिंग रेशो है। अच्छा, अब इसके बाद जरा अलर्ट हो जाए। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? किसी भी पार्टनर ने जो कैपिटल, ये आपने काउंटिंग में एडजस्टमेंट की हुई है कभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 10%, अकाउंटिंग में कभी ये एडजस्टमेंट किया की हुई है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। और इंटरेस्ट ऑन एडवांस या इंटरेस्ट, क्या आपने अकाउंटिंग में ये भी एडजस्टमेंट किया है कि कोई ओनर बिजनेस को लोन भी दे सकता है? यानी ओनर वैसे तो जो बिजनेस देता है वो कैपिटल का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अगर ओनर ये कहे कि मैं कुछ आर्जी वक्त के लिए लोन दे रहा हूं, एडवांस दे रहा हूं, तो उसे कैपिटल में नहीं लिखा जाता, उसे कहां लिखा जाता है? लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस एक ही चीज है, लोन या एडवांस एक, लेकिन एडवांस और कैपिटल में फर्क है। क्या में फर्क दोनों में समझ आया? अच्छा, इसमें बताइए, पार्टनरशिप एक्ट कहता है एक के ऊपर इंटरेस्ट मिलना तो समझ में आता है और दूसरी के ऊपर इंटरेस्ट मिलना समझ में नहीं आता। दो चीजें हैं, एक है लोन या एडवांस और दूसरा है कैपिटल। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? एक के ऊपर इंटरेस्ट देना समझ आता है और दूसरे के ऊपर इंटरेस्ट देना समझ नहीं। बताइए किसके ऊपर समझ आता है? लोन के ऊपर। क्या बाहर की किसी पार्टी से भी अगर लोन उठाते हैं आपको इंटरेस्ट देना पड़ता? लोन देना समझ में आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये समझ में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में नहीं आता। भाई क्यों नहीं आता? इसलिए कि कैपिटल डाला है तो उसके बदले में तो प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो इंटरेस्ट तो नहीं ना लेके जाना चाहिए, इंटरेस्ट है ना। लेकिन वो कहता है अगर पार्टनर एग्री करें तो फिर मिल जाए, फिर हमें क्या एतराज है, फिर हमें भी। लेकिन सुन ले पहला बहुत अहम चीज, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलना, लोन या एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलना, लोन या एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या है? उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लोन या एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात समझ आई? किस रेट में मिलेगा? तय किया। अभी तो कहा पार्टनरशिप साइलेंट है, तो जब साइलेंट है तो इसका मतलब है तय कोई भी नहीं किया होगा। अगर फिर से बताएं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इससे रिलेटेड कुछ भी जिक्र नहीं है, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। किस रेट से नहीं मिलेगा? तो किसी भी ये सवाल ही रेलिवेंट है, और नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा फिर, अच्छा इस भी असर है, तो फिर आगे बताएं, लोन या एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? किस रेट पे? हाँ, ये तो नहीं कहेंगे जो एग्री हुआ है, एग्री नहीं हुआ, ये मैं पहले ही कह चुका हूं, एग्री कुछ नहीं हुआ। इसमें ला ने कहा है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंडर्ड है, 6%, और ला ने कहा ये मिले ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिले ही मिलेगा। मिले ही मिलेगा का मतलब क्या है? प्रॉफिट हुआ फिर भी मिलेगा, लॉस हुआ फिर भी मिलेगा, प्रॉफिट हुआ फिर भी मिलेगा, लॉस हुआ फिर भी मिलेगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो नहीं मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा 6% से, लॉस हुआ तो फिर भी मिलेगा 6% में, फिर भी मिले। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस हर केस में मिलेगा। ये कब था? जब साइलेंट हो। अब दूसरी कहानी, जब पार्टनरशिप में मेंशन हो, जब पार्टनरशिप में मेंशन, अब अगर पार्टनरशिप मेंशन, अगर पार्टनरशिप में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा, एट द रेट ऑफ 10% तो मिलेगा, और अगर एट द रेट ऑफ 8% है तब भी मिलेगा, और एट द रेट ऑफ 4% है तब भी मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो मिलेगा, लॉस है तो ये भी नहीं मिलेगा, चाहे लिखा हुआ है। वो कहता है लॉस हुआ तो फिर काहे का, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस हुआ तो चाहे एग्री क्यों ना किया हो। ठीक है,
और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन किया है 10% में मिलेगा, तो किस रेट में मिलेगा? 10%। मेंशन कर दिया तो जो भी मेंशन किया वो अप्लाई होगा 10%। और अगर 4% मेंशन किया तो 4%। जो भी मेंशन किया है, जो भी भैया, पार्टनरशिप का रूल ही यही होता है। पार्टनरशिप में विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर थोड़ी होता है। 8% किया तो 1% होगा, 4% मेंशन किया तो 4%, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा 6% इंटरेस्ट लोन। प्रॉफिट है तो फिर भी मिलेगा, लॉस है तो फिर भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें, अब समरी की तरफ आ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस की बात करें तो अगर पार्टनरशिप में कुछ भी तय नहीं हुआ तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप को प्रॉफिट है चाहे लॉस है। और अगर तय पाया हुआ है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय पाया उस हिसाब से मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप को प्रॉफिट है चाहे लॉस है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का असूल क्या है कि अगर कुछ भी तय नहीं पाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और अगर तय पाया है तो जो तय पाया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रोवाइडेड प्रॉफिट हो। लॉस हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। क्लियर हुई ये बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस में फर्क समझ आया? ये केस स्टडी में जहन में रखेंगे। चलिए ये देखिए, यही लिखा, कोई चीज रह तो नहीं गई। एग्रीड, यानी एग्रीड का मतलब जो स्पेसिफाई किया, जो स्पेसिफाई किया। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी वक्त मिलेगा अगर उन्होंने पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, एग्री किया हुआ है, और फर्म को प्रॉफिट होता है। जबकि इंटरेस्ट ऑन एडवांस हर सूरत में मिलेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। अगर एग्री किया है तो एग्री वाला रेट मिलेगा, एग्री नहीं किया तो 6% मिलेगा। आगे चलते हैं। राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है? कंपनसेट। के कंपनसेट क्या है? अगर किसी पार्टनर को बिजनेस के रोजमर्रा के अखराजात में उसे कुछ पैसे लगाने पड़ जाएं, उसे कुछ खर्चा करना पड़ जाए पार्टनर को, ठीक है, तो क्या वो रीइंबर्स करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। पार्टनरशिप के अकाउंट में पैसे नहीं है, बिजली का बिल आ गया, नहीं पे किया तो जुर्माना लगेगा या कनेक्शन कट जाएगा, पार्टनर ने अपनी जेब से पे कर दिया, इंडेमनीफाई करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना। यह राइट टू बी इंडेमनीफाइड, सिंपल कंसेप्ट है ये नॉर्मली केस स्टडी में ये इंडेमनीफाइड वाला पॉइंट नहीं पूछता, लेकिन पूछे भी तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप के लिए जो भी खर्चा किया गया वो उसे वापस मिलेगा। राइट टू रिटायर, हाँ इंडेमनीफाइड। इसमें आगे दो एग्जांपल दे रहा है। एक कह रहा है कि एक रूटीन के बिजनेस में अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर किए वो तो वापस होंगे ही, एक अगर इमरजेंसी में किए, ये इमरजेंसी वाला पॉइंट याद है आपको? ये एजेंसी वाले में भी किया था हमने कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है और वो डिसीजन ले सकता है, वो मुल्तान से लाहौर लेगा। उसी तरह मुझे बताइए, अगर किसी चीज से पार्टनरशिप को नुकसान होने का खतरा हो तो पार्टनरशिप को लॉस से बचाने के लिए कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बढ़ के कोई खर्चा कर सकता है? वो खर्चा उसे इंडेमनीफाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि उसने अपना भला नहीं सोचा बल्कि पार्टनरशिप का, फर्म का भला सोचा। इंडेमनीफाइड। नेक्स्ट, राइट टू रिटायर। क्या हर पार्टनर का हक है कि वो रिटायर हो? ये डिपेंड करता है। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो राइट है, राइट है, वो नोटिस दे दे, पब्लिक नोटिस दे दे, नोटिस नहीं पब्लिक नोटिस दे दे। अगर पार्टनरशिप एट विल है, नोटिस में और पब्लिक नोटिस में क्या फर्क है? नोटिस है किसी एक पार्टनर को दे दिया बस, और पब्लिक नोटिस क्या है? अखबार में दे दिया पब्लिक। और अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो जब तक सारे पार्टनर की रजामंदी नहीं होगी रिटायर नहीं हो सकता। इसका मतलब है राइट टू रिटायर पार्टनरशिप एट विल में है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में नहीं, उसमें सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी होगी। ये तो हमने पढ़ा था ना कि जब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी हो तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं रहती। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, वो फिर कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और इसी तरह पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप एट विल बन सकती है। वो कब? जब पीरियड या प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू रहे। शाबाश। राइट ऑफ आउटगोइंग। अच्छा, ये भी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंसेप्ट है। ये इंटरेस्ट वाले भी अहम थे केस स्टडी में, ये हमारे फ्यूचर टॉपिक्स के हवाले से अहम। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है।
वो रिटायरिंग पार्टनर भी हो सकता है, वो डिसीज्ड पार्टनर भी हो सकता है। यानी किसी की डेथ हो गई, ये उस पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई होगा आउटगोइंग पार्टनर वाला, और कोई रिजाइन करके चला गया उस पर भी यही कंसेप्ट होगा आउटगोइंग पार्टनर वाला। तो आउटगोइंग पार्टनर, इसके राइट क्या है? जो आउटगोइंग पार्टनर होता है ना, अगर जिंदा हो तो इसको, और अगर जिंदा नहीं है तो इसके वाली वारसान को हम दो ऑप्शंस रखते हैं, कहते हैं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन उठा लो। दो ऑप्शन। देखिए बेहतरीन तरीका तो यह है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हुई है तो आप उसका जितना भी हिसाब किताब बनता है वो उसे दे के फारिग करते हैं। बेहतरीन तरीका तो यह है, इसको कहते हैं अकाउंट सेटल करना। लेकिन अगर फर्म के पास पैसे नहीं है और वो अकाउंट सेटल करने की पोजीशन में नहीं है, फर्म के पास पैसे नहीं अकाउंट सेटल करने की, तो फिर वो क्या करे? फिर क्या करे? फिर वो दो ऑप्शंस दे। दो ऑप्शन दे। किसको दो ऑप्शंस दे? रिटायरिंग पार्टनर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल दो ऑप्शंस दे। वो दो ऑप्शंस क्या है? ओके, या तो आपका जितना बैलेंस बनता है, हमने कैलकुलेट किया सर 15 लाख बनता है, लेकिन हम आपको पे करने की पोजीशन में नहीं है। पहली ऑप्शन ये है कि आप इस 15 लाख को लोन टू फर्म कंसीडर कर लें, हम इसको लोन कंसीडर कर लें और उसके ऊपर आप 6% इंटरेस्ट देते रहें, आप इंटरेस्ट कमाते रहें। और दूसरी ऑप्शन ये है, इसको हम कैपिटल समझ लेते हैं और इस पे जितना भी फिर प्रॉफिट का शेयर पहले मिलता होता था जब पार्टनरशिप में था ये पार्टनर, उसी लिहाज से प्रोपोर्शनेट शेयर अब भी मिलता रहेगा। बोले है मंजूर? क्या मंजूर है? इंटरेस्ट चाहिए कि प्रोपोर्शनेट शेयर चाहिए? अच्छा ये फैसला पहले बताइए, ये एक लीगल केस था, उसमें जज ने ये इंटरप्रिटेशन दी। उसने कहा पहले ये बताइए कि ये फैसला करना किसने है कि 6% देना है या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट? ये फैसला क्या ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने करना है? नहीं, वहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर ने फैसला किया था कि 6% देंगे। जज ने कहा ना ना ना, पार्टनरशिप एक्ट को ध्यान से पढ़ो, ये राइट रिटायरिंग पार्टनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है। वो फैसला करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें 6% इंटरेस्ट चाहिए या के शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर तो वो रिस्क टेकर हुए तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसमें रिस्क क्या है कि नुकसान हो गया ना तो पैसे कम हो जाएंगे, जबकि लोन में प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटरेस्ट फिक्स हुआ है वही मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन दी जाएंगी, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सी? या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% वाली या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट वाले। तो जो वो शेयर करेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो आउटगोइंग पार्टनर का राइट क्या है कि वो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा या प्रोपोर्शनल शेयर, जब तक कि अकाउंट सेटल नहीं होता। अकाउंट सेटल हो जाए तो फिर वो गया। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएशन इन पार्टनरशिप। अच्छा, मैंने आपको याद है इस जगह पे एक कंसल्ट बताया था, राइट टू बी कंसल्टेड में, क्या मशवरा सबसे होगा, फैसला किस बेस पे होगा? जो डे टू डे डिसीजन है मेजोरिटी की बेस पे होगा। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिनमें सबकी कंसेंट से होगा। जैसे जब कभी पार्टनरशिप में वेरिएशन होगी सबकी कंसेंट से होगी, इसमें मेजोरिटी वाला रूल नहीं लगेगा, इसमें ऑल कंसेंट का रूल लगेगा। टू चेंज नेचर ऑफ बिजनेस, क्या मतलब? टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं शुगर का काम करना है, शुगर का कर रहे हैं तो नहीं अब वीट का काम करना है, वीट का काम कर रहे हैं तो हमने कहा नहीं कोई सर्विस सेक्टर में जाते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना, सारे पार्टनर्स मानेंगे तो फिर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा, वरना नहीं, ये मेजोरिटी की बेस पर डिसीजन नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल, टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि किसी नए पार्टनर को ऐड करना। अगर किसी नए पार्टनर को ऐड करना है, सारे पार्टनर्स की कंसेंट होगी तो नए पार्टनर को ऐड किया जाएगा। एक पार्टनर भी अगर एग्री ना किया तो नया पार्टनर है, एक केस स्टडी में उसने कहा 10 में से 9 पार्टनर्स कहते हैं नया बंदा ले आए, एक पार्टनर कहता है नया बंदा ना आए, बताइए नए पार्टनर को इन किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। एक केस स्टडी में उसने कहा 10 पार्टनर्स हैं, 9 मिलके 10वें को पार्टनरशिप से आउट करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स।
जब तक कि उसकी खुद की अपनी कंसेंट है तो वो खुद कंसेंट थोड़ी देगा। तो इसका मतलब है जब तक सारे 10 के 10 पार्टनर एग्री ना करेंगे, 10 पार्टनर है तो ना पार्टनरशिप में कोई नया बंदा आएगा, ना किसी को निकाला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कंपोजिशन ऑफ पार्टनरशिप कह लें, पार्टनर की कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है इन शॉर्ट कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी किस्म का अगर चेंज होगा ना, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, तो उसके लिए सारे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। वरना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अलावा कोई बिजनेस में चेंज, कि किससे माल खरीदना है किससे नहीं खरीदना, इसको उधार दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस बैंक से लोन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इस तरह के फैसले करने हैं मेजोरिटी की बेस में। लेकिन ये 3 एग्जांपल जैसे में रखिए, इनमें सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, राइट ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन फर्म। हाँ, आफ्टर चेंज इन, ये काउंटिंग में एक बड़ी एडजस्टमेंट हुआ करती थी, मुश्किल, तो उस वक्त समझ नहीं आती थी कि इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट क्यों है। फिर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा तो पता चला कि यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे बड़े आसान अल्फाज में डिस्कस किया है। आपने पार्टनरशिप का टॉपिक किया हुआ काउंटिंग में? कितने स्टूडेंट्स ने किया हो? 2-4 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या क्या रहा है सुने। वो कहता है जब कभी पार्टनरशिप में चेंज आएगा, पार्टनरशिप में, अच्छा आगे चलने से पहले ये हम पढ़ लेते हैं कि चेंज से क्या मुराद है। चेंज से मुराद है पार्टनरशिप की कंपोजिशन चेंज होगी, यानी नया पार्टनर आएगा पुराना चला जाएगा। ये ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन में चेंज होने का ये मतलब है। यहां फर्म किसी फिक्स पीरियड के लिए चली थी और उसके खत्म हो गया, उसके बाद भी काम कर रही है, ठीक है। यहां कोई एडिशनल वेंचर या अंडरटेकिंग स्टार्ट किया, जैसे फर्ज कीजिए पार्टनरशिप थे, लाहौर में कॉलेज खोला, उन्होंने फिर कहा अच्छा ऐसा करते हैं फैसलाबाद में भी कॉलेज खोलते हैं। फैसलाबाद में जो कॉलेज खोला इसकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं हुई, क्या हो, वही होगी जो चेंज से है पहले थी। यही बता रहा है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज आता है ना, तो पार्टनर्स की आपस की रेशियो वही होगी जो पुरानी थी, अनलेस कि आप चेंज कर दें, एग्री कर दें। अगर एग्री कर, आपने चेंज कर लिया आपस में एग्री करके वो ठीक है, लेकिन अगर एग्री नहीं होता कुछ तो वो सेम रेशियो होगी जो पहले थी। इसके 3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली एग्जांपल, अगर कोई एडिशनल प्रोजेक्ट चलाते हैं, वीट का बिजनेस था, हमने कहा साथ टेक्सटाइल का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। वीट के बिजनेस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री की हुई है, टेक्सटाइल वाले में एग्री नहीं की जो पहले थे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री की हुई थी, पीरियड कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अब पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की हुई, वही होगी जो पहले वाले थे। अगली एग्जांपल सुने, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। पार्टनर्स की रेशियो है 1ABC, 3 पार्टनर है, ए को मिलता है 30%, बी को मिलता है 30%, सी को मिलता है 40%, ठीक है। या इसको ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं सारे, इसको 20%, इसको 30%, इसको 50%। कंपोजिशन में चेंज होने लगा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे? नया पार्टनर, पहले नया पार्टनर ले आते हैं, डी आ गया, ठीक है। डी को मिला, फैसला किया इन्होंने कि डी को 50% शेयर देना। डी का शेयर कितना होगा? डी का शेयर तो एग्री हुआ, ए बी सी का एग्री, इनका क्या शेयर होगा फिर? वही जो पुराना था वो तो हो ही नहीं सकता, प्रोपोर्शनेट होगा। यानी कंसेप्ट ये है जब कभी पार्टनरशिप में चेंज आएगा, पुराने पार्टनर्स की आपसी रेशो सेम रहेगी, पुराने पार्टनर्स की आपसी रेशो, यानी अब ये जो 2, 3, 5 है ना, अब ये रेशो बन जाएगी 1, 15, 25, 10, 15, 25%, ये बन जाएगी। अब देखिए आपस की रेशियो उनकी सेम रही, तो वो तो चूंकि नया कोई पार्टनर आ ही नहीं रहा था, ना कोई पुराना जा रहा था, तो इन दोनों एग्जांपल में जो पहले प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो थी वही नहीं रही। लेकिन जब कंपोजिशन चेंज होगी ना, तो कंसेप्ट है कि रेशियो वही रहेगी, लेकिन पार्टनर की आपस की रेशियो कंसेप्ट समझ आया? नहीं। एक एग्जांपल अगर ये समझ आ गई तो फिर ये कंसेप्ट खत्म, और इस कंसेप्ट के साथ चलें लेक्चर भी खत्म, और बताएं ड्यूटीज फिर बताएंगे।
लेकिन अगर ये आपने गलत कैलकुलेशन कर दी ना तो फिर ड्यूटीज में पढ़ाऊंगा, चाहे 2 कंसेप्ट क्यों ना पढ़ाऊंगा, ड्यूटी पढ़ाऊंगा। अगर सही कैलकुलेशन कर दी तो लेक्चर यहीं खत्म। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ए की 20%, बी की 30%, सी की 50%। ठीक है, सी रिटायर हो गया, कंपोजिशन चेंज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई। ए और बी की, मेरा ख्याल है पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इनकी रेशियो पुरानी रहेगी, तो इनकी 20% और 30% ही रहेगी, 50% अब ये मुझे दे दिया करेंगे। हाँ, आपस की रेशियो सेम रहेगी। हाँ, ये बन जाएगी 40%, शाबाश, और ये 60%। आपस की रेशियो वही, लेकिन इसको 100 पूरा भी तो करना है। ठीक है, हाँ जी, शाबाश। तो ये हमने राइट्स जो थे आज कंप्लीट कर लिए। ड्यूटीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है समझ लीजिएगा, क्योंकि केस स्टडी में कंसेप्ट टेस्ट होगा। ठीक है जी, असाइनमेंट आज कोई नहीं, आपकी असाइनमेंट कोई नहीं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।